देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां सदन में विधायक आफताब अहमद ने ओवरलोडिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ट्रक चालक पुलिस से परेशान है क्योंकि पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ती बल्कि ट्रक के पीछे भागती है। साथ ही कहा कि पुलिस की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है क्योंकि चालान के चक्कर में हादसे हो रहे हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि पुलिस जब ट्रक चालक को रोकती है तो वो रुकते रही, जिससे शंका पैदा होती है। इसलिए जब पुलिस ट्रक चालक को रोके तो उन्हें रुक जाना चाहिए। कैसे खुली छूट दे देना कि पुलिस को कि एक अपराधी को पकड़ना और उसे करना और एक ट्रक के पीछे इस तरीके से भागना जैसे उसके इतना बड़ा अपराध कर दिया हो। नंबर है, रजिस्टर्ड व्हीकल है, उसका चालान जब भी हो जाएगा सर किसी चीज के लिए, तो मैं कहूंगा कि प्लीज इंस्ट्रक्ट दी ऑफिशियल देयर कि जो करना है उसे अपने उससे करिए, ज्यादती ना करें लोगों के साथ, इस तरीके के हालात ना पैदा हो कि उसमें एक्सीडेंट हो। और सर 2 आदमी गए, हम धरने पे बैठे, हम मतलब करके और आपके संज्ञान में उसको नौकरी का उसके कंपनसेशन का भी हमने जो है आपसे मांग करी थी, जिसको स्थानीय प्रशासन ने उसके अध्यक्ष जी ये बात ठीक है। हमारे आदरणीय सदस्य आफताब जी ने कहा है कि इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि एक मर्यादा में रह करके चालान और ये सब नंबर नोट करें। एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा, खास करके नूह जिले के हमारे ड्राइवर बंधुओं से, कि वो भी एक व्यवहार के नाते अगर कहीं पुलिस रोकती है तो रोके। अभी क्या होता है कि पुलिस रोकती है, वो रोकते नहीं है, उसमें से शंकाएं 10 तरह की पैदा होती हैं कि कितना ले जा रहा है, क्या माल ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है। आखिर हमें भी अपने आप में वहां एक विषय फैलाना चाहिए कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस रोकती है, रुकें, चालान होता है चालान कराएं, उसको जुर्माना आता है जुर्माना, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो दोनों तरफ से परस्पर विश्वास, परस्पर ट्रस्ट ये बनना चाहिए। पुलिस को भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी इस प्रकार से दौड़ करके कि हम कुछ भी करते रहेंगे, कोई चेक नहीं करेगा, ये भी उचित नहीं है। सदन के आखिरी दिन विधायक अमित शाह ने गिरदावरी का मुद्दा उठा और कहा कि गिरदावरी का मापदंड ठीक नहीं है, जिम्मेदारों की निगरानी में गिरदावरी होनी चाहिए। साथ ही कहा कि हल्के में दोबारा गिरदावरी करवाई जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि किसानों की सुविधा के लिए प्रयास जारी है। पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो 23% का जो गिरदावरी करने जाते हैं लोग कि 25% के नीचे जो है किसी को मुआवजा नहीं मिलता, ये 23% का जो आंकलन करते हैं कि 25 नहीं, ये तो 23% है। ये किस तरह का आंकलन है, कि क्या मापदंड है सरकार के पास? उसी के साथ साथ ये बात समझने की आवश्यकता है कि गिरदावरी में कमजोरी है। उप मुख्यमंत्री जी ने कल बात कही थी, जैसे यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन में भी गलतियां हो जाती है, तो गिरदावरी तो एक सामान्य अधिकारी वहां जाकर गिरदावरी करके आते हैं, 3-4 जगह से जो सैंपलिंग ले लेते हैं। उस गिरदावरी में जब कमजोरी आती है तो मैं सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूंगा कि किसानों को जो बिल्कुल सामान्य किसान हैं, जिनके लिए जीविका की समस्या है, उनको धरने पर ना बैठकर अगर सही मायने में सरकार की गिरदावरी खराब है, गलत है, उनको किस तरीके से लाभ मिल सकता है? कोई ऐसा सिस्टम है, कोई प्रावधान है सरकार के पास कि उनको हर साल धरने पर ना बैठना पड़े, आवाज ना उठानी पड़े और सही मायने में आपके माध्यम से उनको उनका न्याय, उनका लाभ मिल सके? जो माननीय सदस्य ने बात करी वो पिछले क्रॉप सीजन की खरीफ 2021 और उसके लिए सिरसा के अंदर लगभग 73 करोड़ और 86 लाख रुपया हमारी ओर से डिप्टी कमिश्नर को चला गया है। 13 करोड़ से ऊपर रुपया बढ़ चुका है। बचे हुए फार्मर्स जो हैं, जैसे जैसे उनकी अकाउंट डिटेल्स लिंक होती रहेंगी, पैसा उनके खाते में जाता रहे। जहां गिरदावरी की परसेंटेज की बात है, मैंने कॉलिंग अटेंशन में भी बड़े डिटेल में कह दिया था कि आज के दिन जनरल गिरदावरी जो होती है और स्पेशल गिरदावरी जो होती है वो आदेश अनुसार और फिक्स डेट्स पर होती है। मगर हम जल्द एक ऐसा पोर्टल लेकर आएंगे जहां फार्मर भी अपनी क्रॉप लॉस के जो कंप्लेंट्स है उसको अपलोड कर पाएगा, जैसे आप मेरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करते हैं। और जैसे ही वो अपलोड करेगा उसको डबल वेरिफिकेशन का प्रोसेस। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। जहां देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन से शहर में कितने रुपए लीटर बिक रहा है पेट्रोल और डीजल। तो
हरियाणा में 96.15 और डीजल 87.38 रुपए हो गया है, जबकि मुंबई में 110.82। पेट्रोल तो डीजल 95 रुपए हो गया। वही दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में भी जो है पेट्रोल के दाम बढ़े। वही कोलकाता में 105.51 रुपए पेट्रोल हुआ है और डीजल 90.62 हुआ है। चेन्नई में 102.16 पेट्रोल और 92.19 रुपए डीजल की कीमत हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में अब इजाफा हुआ है। जहां पेट्रोल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो डीजल में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। खबर विस्तार से है। यहां भी डीजल और पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी हुई है। डीजल 80 पैसे महंगा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि डीजल और पेट्रोल के दामों में 140 दिन बाद बदलाव आया है। देखना यह होगा कि आखिर आने वाले दिनों में ये कितना महंगा और हो सकता है। सर, ये दीपावली पे 12 रुपए डीजल लगभग और 12 रुपए ही पेट्रोल घटा था उस टाइम। लगभग 140-41 दिन के बाद फिर आज दोनों डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 81 पैसे बढ़ा है सर। तो सेल पर कोई प्रभाव रहा है इसका? सर, प्रभाव तो रहेगा सर, क्योंकि महंगाई की इतनी मार हो चुकी है कि और जन जन की जरूरत है। डीजल हो या पेट्रोल, जमींदारा में भी काम आता है और आम चलन में भी छोटे छोटे जो व्हीकल रखते हैं लोग, वो भी इसमें अपना पेट गुजारा करते थे, लेकिन उनकी जेब पे असर पड़ेगा सर। एक बार फिर से लंबे समय के अंतराल के बाद डीजल और पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। आम जनता काफी लंबे समय से एक राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि दीपावली के समय में डीजल और पेट्रोल के भाव लगभग आसमान छू रहे थे, जो टूट करके 12 रुपए तक कम हो गए थे। लेकिन लगभग 140 दिन के बाद अब डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 80 पैसे पेट्रोल और 81 पैसे डीजल की बढ़ोतरी के साथ आज नए रेट लागू हो गए हैं। अब देखने वाली बात है कि बढ़ोतरी का सिलसिला अब शुरू हुआ है, तो ये शुरू होने के बाद कहां तक जाता है और डीजल और पेट्रोल के रेट कहां जाकर के थमेंगे। लेकिन आम आदमी आज ही त्राही त्राही करने लग गया है। उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार से पहले डीजल और पेट्रोल का आंकड़ा जो है 100 को लगभग 100 के करीब पहुंच गया था, तो वो अब दोबारा से वहीं पर ना पहुंच जाए, इसको लेकर भी लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इतने लंबे अंतराल के बाद जो बढ़ोतरी शुरू हुई है ये कहां जाकर के रुकती है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। पेट्रोल, डीजल और दूध के बाद अब 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। बता दें कि कई महीनों के बाद एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े। आखिरी बार घरेलू सिलेंडर के रेट जहां आपको बता दें कि 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस शहर में कितने रुपए मिल रहा है घरेलू गैस सिलेंडर। तो दिल्ली में 939.5 रुपए एलपीजी सिलेंडर हुआ है, जबकि कोलकाता में 976 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम पहुंच गए हैं। बात करें अगर मुंबई की, तो मुंबई में भी 939.5 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम पहुंचे, जबकि चेन्नई में 965.5 रुपए अब एलपीजी सिलेंडर के दाम पहुंच चुके हैं। पेट्रोल, डीजल और दूध के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भी दामों में इजाफा हुआ। आपको बता दें कि 50 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी सिलेंडर। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बयान देते हुए कहा कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में महंगाई 44% बढ़ी है। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सब देश की गरीब जनता को लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए और बढ़े हुए दामों में कटौती होनी चाहिए। लगातार देश से महंगाई बढ़ रही है। पिछले 2 सालों में
44% से ऊपर। अकेले जो राशन होता है ना, उस पे महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल के रेट पहले कितने बढ़े, अब इन्होंने रसोई गैस के रेट बढ़ा के और लोगों की जेब पे डाका डालने का काम किया। ये सरकार लोगों की जेब से कैसे पैसा निकले, केवल ये योजना बनाते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों बजट पेश किया था हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और बड़ी पीठ थपथपाई कि हमने प्रदेश का बजट 2.25 लाख करोड़ से ऊपर कर दिया। जींद में भी निकाय चुनाव होने वाले और इसी सिलसिले में जिला प्रशासन ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट वादों के घेरे में है। दरअसल फाइनल लिस्ट में ऐसे मतदाता भी शामिल किए गए हैं जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी है। साथ ही लिस्ट में ऐसे मतदाताओं का भी नाम है जो शहर को छोड़कर कहीं और रहने लगे हैं। कुछ पार्षद इन वोटरों लिस्ट की खामियों को राजनीतिक इशारे पर प्रशासन की कूटनीति बता रहे हैं। फर्जी वोट बनी हुई हैं और कुछ इसमें लगभग 5000 वोट है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और लगभग सारे शहर का मुआयना किया जाए तो 12000 वोट। बार बार शिकायत करने पर 2022 की जो नई लिस्ट आई है उसमें बहुत त्रुटियां हैं। 5000 वोट मृत्यु वाले जिनकी डेथ हो चुकी है, और लगभग 10 और 12000 वोट जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। नई लिस्ट आई है, इसमें सभी फर्जी वोट जुड़ी हुई हैं, जिससे फर्जी वोटिंग का अंदेशा बना रहता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां कुरुक्षेत्र के एस पैलेस के नजदीक ब्रह्म सरोवर में आम आदमी पार्टी जोन स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता और प्रदेश के नवनियुक्त इलेक्शन प्रभारी दिल्ली से एमएलए सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। वहीं प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में दिन रात लोग आप में अपनी आस्था जताते हुए पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि हमें किसी भी दागी चेहरे की जरूरत नहीं है। जो पार्टी में साफ छवि के समाज सेवी चेहरे, उनको पार्टी आने वाले समय में नगरपालिका और विधानसभा चुनाव में उतारेगी, क्योंकि हमारा मकसद व्यवस्था परिवर्तन का है। इसमें हम आम लोगों को अपने साथ लेकर के चलेंगे। इस मौके पर सभी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। सभी से निवेदन की व्यवस्था बना के रखने। अब उत्तरी हरियाणा के चिकित्सा के दम पे हिसार में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संघों के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, जिसमें निजीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने, पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों को पक्का करने व सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने जैसी मांगों को लेकर विरोध होगा। इस दौरान ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान सुरेश राठी और प्रेस सचिव सुरेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बिजली निगमों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने का काम कर रही है, जिसके आने वाले समय में भारी नुकसान होगा, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में भारी रोष है। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार से जल्द मांगों को पबारा करने की बात कही है। आज हमारी 80 यूनिट की कन्वेंशन थी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की। इसमें 28-29 तारीख की जो हड़ताल है, 28-29 मार्च की पूरे देश के सतर पे हड़ताल है। इसमें पूरे देश के मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी और कमा के खाने वाले लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे। इस हड़ताल की तैयारियों के लिए हम आज यहाँ पे आए थे, और हमें उम्मीद है कि जो देश का पब्लिक सेक्टर है उसको सरकार ना बेचे, प्रजातांत्रिक प्रणाली देश में बची रहे, और कर्मचारी मजदूरों का जो साथ है वो लगातार इस हड़ताल में शामिल होकर इस देश की पब्लिक सेक्टर को बचाने का काम हम करेंगे। मांग हमारी नई पेंशन स्कीम है उसको बंद करो, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। इस देश में जो कच्चा कर्मचारी है उस कच्चे कर्मचारी को, पूरे प्रदेश के कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। आज पुरानी पेंशन बहाल करवाने, कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने, समान काम समान वेतनमान लागू कराने, पावर बिल 2021 से रद्द करवाने आदि अन्य मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों की कन्वेंशन की गई।
और 28-29 मार्च की जो हड़ताल है, राष्ट्रीय हड़ताल, उस हड़ताल की तैयारी को लेकर आज कन्वेंशन की जा रही है। और हड़ताल वाले दिन भी तमाम बिजली कर्मचारी आम जनता के बीच में जाते हुए और शहर में प्रदर्शन करेंगे। पावर बिल 2021 है, उससे सब्सिडी खत्म हो जाएगी और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ोतरी मिलेगी। झज्जर के लघु सचिवालय में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने एक मीटिंग की, साथ ही जहां मौके पर आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए, जिसके बाद उन्होंने नायब तहसीलदार को सरकार के खिलाफ सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। वही कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल, कैशलेस मेडिकल सुविधा, 3000 रुपए मासिक भत्ता, बुढ़ापा सम्मान भत्ता, फैमिली पेंशन और LTC को जनवरी 2020 से जून 2021 तक 80% DA एरियर जारी करने के साथ बस में 65 साल से ऊपर का फ्री किराया जैसी मांगों को रखा। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगों में सबसे पहले मांग है मेडिकल कैशलेस, क्योंकि मेडिकल कैशलेस की कई बार मुख्यमंत्री से बात हुई मीटिंग में, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी मेडिकल कैशलेस सही है 100% और ये हम देंगे। लेकिन सरकार ने हाँ तो की, आज तक मेडिकल कैशलेस हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ये सरकार जाने। हमने तो सरकार से ये कहा भी हर बीमारी का होना चाहिए, जबकि सरकार कहती है 5 बीमारी का कर देता हूँ। क्यों कर दे भाई 5 बीमारी? गोला में जिलाधीश और DC प्रदीप दाहिया ने पुलिस स्टेशन संबंधित कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालयों का रिकॉर्ड चेक किया, साथ ही अधिकारियों को रिकॉर्ड सही रखने के निर्देश दिए। वही DM और DC ने कहा कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना जरूरी है। संबंधित अधिकारी दोनों पक्षों की बातें सुने तभी फाइल बंद करें। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। कार्यालय में अगर कोई मामला न्यायालय से संबंधित है तो उनका निपटारा भी तिथि बुध समय से होना चाहिए। इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। गोला में जिलाधीश और DC प्रदीप दहिया ने पुलिस स्टेशन संबंधित कार्यालयों का निरीक्षण किया। रादौर में SDM दिलबाग सिंह ने नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि वहां पर कर्मचारियों के किए जा रहे कार्यों की जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान SDM और उनकी टीम ने जन्म मृत्यु रजिस्टर, हाजिरी, प्रॉपर्टी ID, अकाउंट समेत अन्य ब्रांच से संबंधित कार्यों की जांच की। जानकारी के मुताबिक सरकार की योजनाओं को गति मिले और दफ्तरों में आमजन के कार्यों में कोई लेट लतीफ ना हो, इसके लिए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस कमेटी को एक बार फिर एक्टिव किया है। SDM के औचक निरीक्षण से शहर के अन्य सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। वही SDM ने बताया कि इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। और उसके बाद पर ईयर 500 रुपये फाइन। सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ADC होता है जो है यहाँ जो ADC हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो चेयरमैन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस कमेटी बना रखी है, 91 से ही बना रखी है। उसको दोबारा एक्टिवेट किया गया है। सरकार ने इस बारे में पत्र जारी किया है कि भाई सब डिवीजन लेवल पे SDM जो है डिफरेंट विभागों की चेकिंग करेंगे समय पे। इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि भाई कहीं अवहेलना हो रही हो सरकार के निर्देशों की और गैर हाजिरी हो रही हो, जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हो तो उससे के प्रति जो है डिपार्टमेंट थोड़े से। रेवाड़ी के गांव करावरा मानकपुर में शिष्यों ने गुरु शिष्य मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान शिष्य 41 वर्ष पहले जिन गुरुओं से शिक्षा लेकर उच्च पदों पर विराजमान हुए थे उनका सम्मान करने की एक अनूठी पहल की। जानकारी के अनुसार गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10 से अधिक शिष्यों ने अपने गुरुओं का पता ठिकाना लेकर उन्हें निमंत्रण भेजकर कार्यक्रम में आने का आग्रह किया, तो वही गुरुओं ने भी उनका निमंत्रण स्वीकार कर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अपने गुरुओं को देखकर जहां शिष्य नतमस्तक थे तो वहीं गुरु भी अपने शिष्यों को उच्च पदों पर विराजमान पाकर गदगद दिखाई दिए। इस मिलन समारोह में स्कूली जीवन की यादों को ताजा करते हुए सभी आंखें सजल हो गई। वही मौके पर प्राचार्य सतबीर सिंह ने कहा कि तत्कालीन शिक्षकों के सम्मान में ये आयोजन शिष्य गुरु की मैंने कंटिन्यू मैं नियम बनाया हेडमास्टर के साथ कि जी जो क्लास पढ़ा तो छोड़ो मत, उसको 6ठी से 10 तक ले जाने दो। कई क्या करते हम 6ठी में तैयार करते
अंग्रेजी पढ़ाते सिखाते ABCD और अब बीच में बदल देते हो, तो फिर नियम बना दिया हेडमास्टर में, ठीक है जो नीचे से पढ़ाएगा वही 10वीं तक ले जाएगा। तो बढ़िया रिजल्ट आए और मैं अच्छे लड़के पास हुए सब। इसमान के बाद पूरी हो गई ताज़ा, ग्रामवासी सब मिले, ये सहयोग करा करते थे, छात्र मिले, इनसे भी खुश हुए। 41 साल पहले यहाँ से मैट्रिक पास की थी। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, वो सभी 75 प्लस हैं। वो घरों में अकेले रहते हैं, किस हालत में रहते हैं, तो हमने सोचा कि इस बहाने कम से कम अपने पुराने साथियों से मिलेंगे, सभी इकट्ठे रहेंगे, थोड़ा हंसेंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनका जो कम से कम 5-7 दिन 10 दिन उनका आराम से निकलेगा। उसके बाद हमने जब करावरा स्कूल में भी हम 2-4 दिन पहले आए थे, देखा तो इसकी भी हालत काफ़ी वैसी लग रही थी, जैसा हम छोड़ के गए थे वैसा नहीं था। तो हमने आके इसकी साफ़ सफाई भी की। उद्देश्य यह है कि हम इसमें कुछ और भी करेंगे। हमारे अभी जो हमारा ग्रुप है 10th क्लास का 1981 सुपर क्लास ऑफ 10, हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसमें कुछ बाथरूम वगैरह भी बनवाने की सोच रहे हैं। रेवाड़ी के बावल में ग्रामीणों ने पुलिस उप अधीक्षक राजेश चेची का तबादला रुकवाने के लिए एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि डीएसपी राजेश ईमानदार छवि के अधिकारी है, जिन्होंने बावल में अपराध पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उनके तबादले पर रोक लगाई जाए। और जो हम दूसरा मेमोरेंडम चेची साहब का जो मेन योगदान है वो क्या है, बच्चों में जागरूकता पैदा करना। इन्होंने गांव-गांव में, कई गांव में इनके उदाहरण है, इन्होंने डिजिटल लैब भी खोली हुई है बच्चों की शिक्षा के लिए, और खेल के लिए बच्चों को जागरूक किया है, और समाज जैसे और जनता और पुलिस की दूरी को कम किया है। और ये सहयोग हर हमेशा जनता इनका सहयोग के लिए तैयार रही है, और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग दिया है। ये इन्हीं की प्रेरणा है, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा, जनता और पुलिस के बीच में कम से कम दूरी पैदा की है, और इनका टारगेट है, हम ये चाहते हैं रखने के लिए। अब थोड़े दिन और सेवा इधर हमारे इलाके में मिल जाए तो बच्चों का विकास हो जाए। पूरे जिले का इंडस्ट्री का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। चेची साहब पिछले 3 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। चेची साहब के आने के बाद यहाँ एरिया में अमन शांति और चैन का हुआ है। नहीं, यहाँ छोटी छोटी घटनाएं डे बाई डे होती रहती थी। इंडस्ट्री एरिया में बड़ी ही अशांति थी। आज ये बाल 84 के बड़े ही ज़्यादातर सरपंच, मेंबर और चेयरमैन वगैरह है। ये करीब 100 गाँव के लोग इकट्ठे हैं। चेची साहब ने यहाँ आके अपनी एक शान के साथ साथ अपनी एक छाप छोड़ी है। जिले में पूरी तरह शांति है, और उनके लाड प्यार ऐसा नहीं है। जहाँ उन्होंने सजा देनी थी, जिसको धमकाना था, वहाँ चेची साहब ने पूरी तरह धमकाया भी है, और लोगों को अपने साथ जोड़ के समाधान करवाए। समाज सेवी बावल से बिलोंग करता हूँ, और चेची साहब बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे बावल के अंदर लोगों के साथ मिल के, लोगों के सहयोग से उनको समझा के, प्रशासन के साथ चल के, और यहाँ पे अमन शांति का जो प्रारूप तैयार किया है, हम चाहते हैं कि वो वापस यहाँ पे दोबारा। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।